हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 146 से लेकर के आगे जो बची हुई सेक्शन है वो आज पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में सेक्शन 135 से लेकर 145 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था परीक्षाओं के बारे में कि किस प्रकार से परीक्षा की जाएगी, मुख्य परीक्षा कब की जाएगी, जो प्रति परीक्षा है वो कब की जाएगी, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, वो लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, या कोई साक्षी ने पहले जो कथन कर रखा है तो उसका खंडन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रश्न है उस जो परीक्षा में बताए गए उससे अलग किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या जो चीजें जो पेंडिंग रह गई उनको कवर करते हैं। सेक्शन 146 कहती है कि प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। सेक्शन 146 के अंदर यह बताया गया है कि जो इससे पहले जो बताए जा चुके हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में जैसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या और अन्यतर किसी प्रकार के सील से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इससे अलग भी 146 के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है कि ऐसे प्रश्न जो ये 3 कैटेगरी बताई है इससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी प्रति परीक्षा के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसा कि यदि उन प्रश्नों की प्रवृत्ति है कि उस व्यक्ति की सत्यवादिता की परीक्षा करने की, क्या वो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, इसकी परीक्षा करने वाले प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या यह पता लगाने की कि व्यक्ति कौन है और उसकी जीवन में उसकी क्या हैसियत है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और उसके सील के ऊपर दोष लगा के उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचा के भी उससे जो क्वेश्चन है करे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। ये सेक्शन के अंदर बताया गया है, लेकिन इसके अंदर एक अपवाद बताया गया है कि यदि मामला आता है सेक्शन 376(2) से संबंधित, जो हमने सेक्शन पढ़ी थी 114 के ए के अंदर, जिसमें यह पढ़ा था कि जो सम्मति का प्रश्न अगर विवादक है, अगर वो स्थिति पैदा होती है तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उस जो औरत है, जो पीड़िता है, उसके सील के ऊपर साक्ष्य लगा के या उसका जो पूर्व लैंगिक आचरण है उसका साक्ष्य इसके अंदर वो उस टाइप के क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे। सेक्शन 146 के अंदर ये बताया गया है। सेक्शन 147 कहती है कि साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है। सेक्शन 147 में यह बताया गया है कि यदि मामला सेक्शन जो है 147 के अंदर साक्षी को अगर आवश्यक लगता है न्यायालय को कि इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही जरूरी है न्याय हित के अंदर, तो न्यायालय उस व्यक्ति को मजबूर कर सकता है उत्तर देने के लिए। बेशक उसके अंदर सेक्शन 132 जो है एविडेंस एक्ट, उसके उपबंध लागू होंगे, जिसके अंदर यह बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो इस हिसाब से क्षमा के योग्य नहीं है कि वो व्यक्ति अगर उसका उत्तर दे रहा है तो वो स्वयं उस अपराध के अंदर फंस जाएगा। उसके अंदर उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन भी दी गई है कि ऐसे प्रश्नों का जो है आगे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सेक्शन 132 के अंदर, लेकिन मजबूर किया जा सकता है उस व्यक्ति को कि वो सवालों का उत्तर दे जो कि न्याय हित के लिए बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 148 कहती है कि न्यायालय यह भी निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और कब उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो न्यायालय ये हालात देखेगा कि क्या उसके इस समय ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए या इस टाइप का क्वेश्चन किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है या नहीं, ये भी निश्चित करेगा न्यायालय। उसके बाद ही उसको क्वेश्चन पूछने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये सेक्शन 148 के अंदर बाउंडेशन लगाई गई है। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन 149। वो कहती है युक्ति युक्त। सेक्शन 149 में है कि युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 149 के अंदर ये बाउंडेशन लगाई गई है कि जो भी बैरिस्टर है, एडवोकेट है, जो भी किसी साक्षी से प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न के पूछने के पीछे कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बिना आधार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सेक्शन 149 के अंदर बताया गया है। जैसे कि कोई बैरिस्टर है वो सवाल कर रहा है और उसे कोई भी और अन्यतर अटॉर्नी या कोई एडवोकेट कोई व्यक्ति है वो उसको आके बताता है कि ये जो व्यक्ति है जिससे तुम साक्ष्य कर रहे हो वो व्यक्ति एक डकैत है। इसके अंदर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन के अंदर। तो अब उस व्यक्ति से वो जो बैरिस्टर है वो सवाल करता है कि क्या तुम डकैत हो, तो ये सवाल यहाँ रिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि उसे इस प्रकार की सूचना मिली थी, वो उससे पूछ सकता है। या फिर उसे सूचना मिलती है किसी अन्यतर व्यक्ति से कि वो जो साक्षी है वो डकैत है, उस समय वो सवाल करता है, वो तो रिलेवेंट है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिलती है, उसके पास कोई भी ऐसा कोई आधार नहीं है और उसके बावजूद वो व्यक्ति जो साक्ष्य देने आया है और उससे आते ही वैसे ही जो बैरिस्टर है वो सवाल कर रहा है क्या तुम डकैत हो, जिसकी कोई औचित्य ही नहीं है, उस केस से संबंधित इस सवाल का कोई वैल्यू ही नहीं रखता,
तो उस आधार पे यदि उसने ऐसा क्वेश्चन किया जिसका कि कोई आधार नहीं था, तो न्यायालय है उसको ऐसा मानेगा कि उसने कोर्ट की अवमानना की है, और उस आधार पे उसके खिलाफ जो है कोर्ट सेक्शन 150 के अंदर ऐसा बताया गया है, जिस व्यक्ति ने बिना युक्त आधार के कोई ऐसा सवाल करेगा तो उसके खिलाफ उच्च न्यायालय को भी लिखा जा सकता है, या फिर जो वकील है उससे जो संबंधित जो संस्था है उनको भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न्यायालय है रिपोर्ट कर सकता है। सेक्शन 150 में ऐसा बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 151 के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो एसिस्ट और कलंकात्मक पर्सन है वो किसी कार्रवाई के अंदर नहीं पूछे जाएंगे यदि बहुत ही आवश्यक हो तो, वरना एसिस्ट और कलंकात्मक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सेक्शन 151 में ये बाउंडेशन लगाई गई है। सेक्शन 152 बताती है कि अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से किए गए क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जो साक्षी है उससे किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जिससे कि उस व्यक्ति को अपमानित किया जाने का आशय हो या फिर उसे क्षुब्ध करने का कोई आशय हो, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 153 बताती है कि सत्यवादिता परखने के लिए प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन 153 के अंदर बताया गया है कि अपना जो लॉ है वो चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि दंडित करना है किसी अपराध के करने की बाबत, तो उसके बारे में दंडित करने के लिए करने से पहले ऐसी कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। अपना न्यायालय, अपना जो लॉ है वो कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जो है ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है कि जो व्यक्ति गवाही दे रहा है उस व्यक्ति की सत्यवादिता को परखना बहुत ही जरूरी है। अब सत्यवादी का जो परखना है उसके लिए है उसकी बातों का खंडन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारी किसी मामले में पहले दोष सिद्धि हो चुकी है, और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरी ऐसी कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, वो उसका खंडन करता है, तो उसकी जो यदि उसकी पूर्व दोष सिद्धि हो रखी है तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, इसलिए कि उसकी सत्यवादिता को उसका खंडन करने के लिए उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर इसमें एग्जांपल और लें, अगर व्यक्ति से सवाल किया जाता है कि क्या जिसके खिलाफ तुम गवाही देने आए हो, क्या उसके साथ या उसके कुटुंब के साथ किसी प्रकार का तुम्हारा वैर भाव तो नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, वो व्यक्ति डिनाई करता है, मना करता है कि नहीं हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। और यदि ऐसी कोई बात सामने आती है कि उसकी ऑलरेडी उसके साथ कोई दुश्मनी है, इस वजह से वो साक्ष्य देने आया है, तो इस चीज का भी साक्ष्य दिया जा सकता है सेक्शन 153 के अंदर। तो सेक्शन 153 बताती है कि जो गवाह है उसकी सत्यवादिता को जो परखने के लिए जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो रिलीवेंट है, पूछे जा सकते हैं, उस संबंध में साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 154 बताती है कि पक्षकार जो होस्टाइल गवाह होता है उसके बारे में 154 के अंदर बताया गया है। अब सेक्शन 154 में होस्टाइल विटनेस के बारे में बताया गया है। ये काफी बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि होस्टाइल विटनेस कौन होता है। होस्टाइल विटनेस वो व्यक्ति होता है जिसे कोई पार्टी लेके आती है अपने पक्ष में गवाही देने के लिए, बल्कि वो व्यक्ति उस पक्ष में गवाही देने की बजाय उसके पक्ष में उसके एंटी बोलना शुरू कर देता है, और जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सत्य नहीं बोलेगा, ऐसा मामला जब आ जाता है तो उस विटनेस को क्या बोला जाता है, होस्टाइल विटनेस बोला जाता है। और अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो जो पार्टी उसे लेके आई है उसी के खिलाफ बोल रहा है, तो उस स्थिति में वो पार्टी कह सकती है कि ये विटनेस जो है होस्टाइल हो गया है, और उसके बाद वो न्यायालय की परमिशन से उस व्यक्ति से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है सेक्शन 154 के तहत। लेकिन अब जो व्यक्ति जो है जो होस्टाइल हो गया है, क्या उसका जो है कथन वो बिल्कुल मान्य नहीं रहेगा, क्या उसकी रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति के कथन के आधार पर सजा भी हो सकती है, बेशक वो चाहे अभियुक्त के पक्ष में बयान दे रहा हो चाहे उसके खिलाफ दे रहा हो। होस्टाइल विटनेस होना ऐसा नहीं है कि उसका द्वारा जो किया गया कथन है वो गलत हो गया, लेकिन होस्टाइल विटनेस बस यही है कि उसके बाद जो पार्टी उसको लेके आई है वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन बताती है सेक्शन 155 की साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। अब जो वो पार्टी है उसका जो विटनेस जो है वो होस्टाइल हो गया है, उसके बाद उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप कर सकती है। इस जो निम्न तरीके जो बताएंगे इसके सेक्शन के अंदर कई तरीके बताए हैं, उस आधार पे उसकी रिलेवेंसी के ऊपर जो है अधिक्षेप कर सकती है कि ये जो बयान दे रहा है वो ठीक नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है कि कोई अन्य व्यक्तियों को साक्ष्य के रूप में ला सकती है, वो साक्षी वो कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो विश्वास का पात्र नहीं है,
या फिर इस प्रकार कि वो कह सकते हैं आरोप कि वो जो व्यक्ति है उसने रिश्वत ले ली है, या फिर रिश्वत की उन्होंने उसको पेशकश की थी वो एक्सेप्ट कर ली है, या अन्य किसी तरीके की प्रवंचना में वो व्यक्ति आ गया है। इस प्रकार से उसके ऊपर अधिक्षेप किया जा सकता है, उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा सकता है। या फिर और किसी साक्ष्य से जिसका उस व्यक्ति ने पूर्व में कोई साक्ष्य दे रखा है, उसके आधार पे उस व्यक्ति की बात का खंडन करके भी उसकी विश्वसनीयता को जो है अधिक्षेप लगाया जा सकता है। वो पार्टी जो है उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा सकती है। इसके अंदर एक बात बताई गई है सेक्शन के अंदर कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अन्य व्यक्ति जो साक्ष्य दे रहे हैं कि ये व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, साक्ष्य के लायक नहीं है, तो उस व्यक्ति से मुख्य परीक्षा में विश्वास न करने का क्या कारण है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि वो विश्वास के लायक क्यों नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं कि वो विटनेस विश्वास के लायक नहीं है, तो उससे जो क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्वास के लायक क्यों नहीं है, लेकिन उससे के द्वारा है उसकी जो बातों का खंडन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो है गलत बयान देने के लिए मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप जो है लगाया जा सकेगा और उसके ऊपर मिथ्या साक्ष्य की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है सेक्शन 155 में। अब बात करें सेक्शन 166, 156, 7 और 8 की। 156 में बताया गया कि सुसंगत साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले पर्सन ग्राह्य होंगे। सेक्शन में बताया गया है इसके अंदर कि जो पर्सन ऐसे पर्सन है कि जो रिलेवेंट फैक्ट है उससे संबंधित पर्सन होते हैं, तो वो पर्सन भी रिलेवेंट हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने लूट की है, तो वो हालांकि लूट की बात नहीं बता रहा है, लेकिन लूट करने गए आए उस समय की जो कोई बातें हैं उस चीजों के बारे में अगर सवाल जवाब किए जाते हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगे 156 के अंदर। 157 में बताया है कि किसी तथ्य की पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की पुष्टि हेतु साक्षी के पूर्व कथन साबित किए जा सकते हैं। इसके अंदर किसी साक्षी ने जो पूर्व में कथन जो कर रखे हैं उन कथनों को साबित किया जा सकता है 157 में। बात करें 158 को, तो 58 कहती है कि साबित कथन जो धारा 32 के अंदर हमने पढ़ा था मृत्युकालीन कथन के बारे में, और 33 के अंदर की व्यक्ति को मिल नहीं सकता ऐसा जो मामला हमने पढ़ रखा था, उस मामले में कि वो कथन है वो रिलेवेंट है, हालांकि वो सुसंगत हो गए हैं, लेकिन उसके बारे में और कौन सी बातें की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो मृत्युकालीन कथन है तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। सेक्शन 158 के अंदर उसके कथनों की खंडन या फिर पुष्टि की जा सकती है जो कि मृत्युकालीन कथन थे। सेक्शन 32 या 33 के अधीन जो किए गए थे उन कथनों की खंडन या संपुष्टि की जा सकती है 158 के अंदर। अब सेक्शन 159 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहती है, चर्चित रहती है। ये सेक्शन बात करती है कि स्मृति ताजा करने के बारे में। सेक्शन 159 है, ये बात करती है रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में। अब हर व्यक्ति को ऐसा है कि जिस साक्षी ने मान लीजिए साक्ष्य पहले दे रखा है और उसके बाद साल भर तक उसे मौका ही नहीं मिला, तो जरूरी नहीं है कि उसने जो पहले बयान था वैसा का वैसा उसके दिमाग में रह जाए, वो भूल भी सकता है, ऐसा याद रहना कोई जरूरी नहीं है। उस स्थिति के अंदर ये सेक्शन 159 में ये प्रोसीजर बताया गया है कि किसी साक्षी ने जो अगर पहले बयान दे रखा है और वो उसे देखना चाहता है तो उस बयान को वो देख सकता है, जिसको या तो उसने खुद लिखे दिया था या फिर किसी अन्यतर ने लिखा था, उसको पढ़ के उसने सही बताया था। तो आगे की जो कार्रवाई है उसके अंदर उसे अगर बयान देना है तो उस समय उस बयान को देख के वो उस बयान को देख सकता है जो उसने पहले दिया था। इस मामले में उसको जो उसने जो स्वयं दिया था उसी को देख सकता है, या फिर अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो जो है उसकी मूल कॉपी उसको नहीं दी जानी चाहिए किसी वजह से, तो न्यायालय उसे उसकी जो है फोटोकॉपी के देने के लिए अलाउ कर सकता है और फोटोकॉपी देख के वो व्यक्ति अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। सेक्शन 159 में ही प्रावधान किया गया है कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वो भी अपने द्वारा दी गई रिपोर्ट को देख करके अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर भी अगर उसने कोई रिपोर्ट दे रखी है तो उसको देख के अपनी स्मृति ताजा कर सकता है और उसके बाद बयान दे सकता है। सेक्शन 160 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि जो धारा 159 के अंदर जो वर्णित तथ्य है उसके बारे में परिसाक्ष्य, इस सेक्शन के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति ने पहले कोई बयान दे रखा है, जैसे 159 के अंदर स्मृति ताजा करने की बात करते हैं, इसी प्रकार कोई पहले उसने बयान दे रखा है या फिर कोई ऐसा तथ्य है जो दिया हुआ है, उसको उस व्यक्ति को बिल्कुल याद नहीं है। उस स्थिति के अंदर वो व्यक्ति है, उसको अगर ऐसा यकीन है कि उसने जो कथन कर रखा है जिसके ऊपर या उसने हस्ताक्षर कर रखे हैं वो जो कथन है बिल्कुल ठीक ठाक लिखा गया था,
बिल्कुल ठीक ठाक था, सही कंडीशन में वो तैयार हुआ था, तो उस स्थिति में उसमें वो परिसाक्ष्य दे सकता है कि उसको देख के पहचान सके कि वो हस्ताक्षर उसी के हैं या फिर उसने जो लिखा हुआ है उसी की वो लिखावट है। इस संबंध में वो व्यक्ति है उसमें परिसाक्ष्य दे सकता है कि वो जो कथन है वो ठीक है, बेशक उसको बिल्कुल भी याद ना रहा हो, उसको पहचान के उसके संबंध में परिसाक्ष्य दे सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं तो एक कोई लेखाकार है, उस लेखाकार ने कारोबार के संबंध में नियमित रूप से अपनी को बहियां वगैरह वो तैयार कर रखी है। उसी ने खुद हालांकि उसके अंदर अंतर्दृष्टि की थी, उसके अंदर एंट्रियां की थी, लेकिन उस समय अब उसे ऐसे कुछ याद नहीं है कि क्या एंट्री की गई थी, लेकिन उसे इतना पता है कि वो जो एंट्री है वो ठीक ठाक हालात में की गई थी, उस समय बिल्कुल सही सही की गई थी। तो उसको देख करके वो उसको पुष्टि कर सकता है कि ये जो है वो ठीक है एंट्री, तो उसके संबंध में परिसाक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 161 बताती है कि जो सेक्शन 159 और 160 के अंदर जो प्रतिपक्षी का अधिकार बताया गया है, इसके बारे में इनने जो चीज देखी थी इसके अंदर, जो सेक्शन 159 के अंदर और 160 के अंदर, उसके बारे में जो प्रतिपक्षी है वो उस लेख को देख सकता है। पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, ये जो कथन है वो प्रतिपक्षी को दिखाना जरूरी होगा। 161 के अंदर ऐसा बताया गया है, और वो प्रतिपक्षी है अगर चाहे तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है 161 के अंदर। अब बात करें 162 की, तो सेक्शन 162 कहती है कि दस्तावेज का पेश किया जाना। अब हमने पढ़ा था कि दस्तावेज के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन किया जाता है तो उस व्यक्ति का दायित्व है कि वो दस्तावेज पेश करे। अब बेशक चाहे उस दस्तावेज को पेश करने में कि वो साक्ष्य गवाह होगा नहीं होगा, उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा हो, वो डिसीजन लेना न्यायालय का काम है, लेकिन जिस व्यक्ति को अगर दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन कर दिया गया है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जो दस्तावेज है वो पेश करेगा हर हालात में जिसके कब्जे में वो दस्तावेज है। ये बताया सेक्शन 162 के अंदर। तो आज के वीडियो में हम यही सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 146 से लेकर के 162 तक। उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर से समझ आया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो कमेंट कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।